ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तो नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है क्रैक RIMC। तो बच्चों, हम आज RIMC मैथ्स जून 2014 पार्ट ए का सॉल्यूशन लेके आपके पास आए हैं। तो आशा करते हैं कि इससे पहले जो हमने RIMC मैथ्स जून 2009 से लेके दिसंबर 2013 तक पेपर सॉल्यूशन जो अपलोड किए हैं वो सब वीडियो आपने देखे होंगे और उसके बाद आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं crackrmc@gmail.com पे। तो बच्चों, ऐसे ही RIMC से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और बच्चों, आपके दोस्त लोग जो RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी उनके प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के अपने पेपर सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड सम ऑफ -13/5 एंड 12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड -1/2। ओके, तो हमें पहले ये दो फ्रैक्शन का सम करने के लिए बोला है, बाद में ये दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला है और ये सम को ये मल्टीप्लिकेशन से हमें डिवाइड करना है। तो ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हम लिखेंगे -13/5 प्लस 12/7। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते आगे। यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे 35। यहाँ पे आएगा हमारा -13 × 7 -91 प्लस 12 5 = 60। इसको और सिंप्लीफाई कर देते तो -91 + 60 तो हमारा हो जाएगा -31/35। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सम निकाला। अभी हम प्रोडक्ट निकालते हैं दूसरे दो फ्रैक्शन का। तो वो है हमारा -31/7 इंटू -1/2। तो हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा 31/40। क्लियर है बच्चों? ओके, अभी हमको क्या बोला है, ये सम को ये प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। तो हम लिखते हैं -31/35 डिवाइडेड बाय 31/40। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे डिवीजन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा -31/35 इंटू 14/31। ये 31 को ये 31 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा -1। यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 = 14, 7 5 = 35। देयरफॉर हमारा आंसर आएगा -2/5। ठीक है बच्चों, सर आंसर इज इक्वल टू -2/5। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ x if 2/3 raised to -x into 2/3 raised to -4 is equal to 2/3 raised to 5। तो बच्चों यहाँ पे सम एक्चुअली गलत दिया था उन्होंने, ये बीच में ये प्लस साइन दिया है, ये प्लस साइन नहीं रहेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ठीक है, तो हमें मालूम है हमारा एक्सपोनेंट का रूल है, हमारा रूल है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n। ठीक है, तो चलिए रूल हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं। हमें दिया है 2/3 raised to -x इंटू 2/3 raised to -4 इज इक्वल टू 2/3 raised to 5। तो यहाँ पे हम ये रूल लगाएंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2/3 raised to -x प्लस -4 इज इक्वल टू 2/3 raised to 5। ओके, चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 2/3 raised to -4 - x इज इक्वल टू 2/3 raised to 5। अभी हम यहाँ पे हमारे
बेसेस जो है वो कॉमन है, तो हम यहाँ पे ओनली एक्सपोनेंट कंसिडर करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनेगा -4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -9। ओके, तो बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू आया हमारा -9, सो और आंसर इज इक्वल टू -9। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ओके, तो इस तरह के सम भी हमने पहले सॉल्व किए। इसमें हम दो रूल यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट के। रूल 1 है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, सेकंड रूल है हमारा ए माइनस बी द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है उसका होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो आएगा हमारा -2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो अभी हम ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो हमारा आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है बच्चों, अभी हमको मालूम है x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हमको दिया है 6, तो चलिए ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू है 6, तो हम यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा आएगा 6 स्क्वेयर प्लस 2, देयरफॉर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर आएगा हमारा 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 38। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके ओके, तो बच्चों अभी हम दूसरा रूल लागू करते हैं, और रूल है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे हमको x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू पता है जो है हमारा 6, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का वैल्यू है हमारा 38। तो चलिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 6 इंटू 38 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 39। 6 और 39 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 234, और ये वैल्यू किसका है हमारा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 234। ओके, तो बच्चों और आंसर इज इक्वल टू 234। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, the ages of Prasad and Pinku are in the ratio of 5:7. After 5 years, the ratio of their ages will be 5:6. Find their present ages. ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रेशो का अगर कोई भी सम रहता है तो हमको उसका गिवन पैरामीटर जो है उसको हम x में कंसिडर करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रसाद is equal to 5x years, therefore present age of Pinku will become
7x ईयर्स। ठीक है, अभी हमको बताया गया है इनका 5 ईयर्स बाद का एज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ प्रसाद will be 5x plus 5 years and age of Pinku will be 7x plus 5 years। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमको क्या बताएगा, ये 5 ईयर्स के बाद उनका जो एज का रेशो है वो 5:6 है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं 5x plus 5 अपॉन 7x plus 5 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 35x प्लस 25। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी हमको x का वैल्यू पता चला, तो हम प्रेजेंट एज कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ प्रसाद इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 ईयर्स। ठीक है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ पिंकू इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 ईयर्स। क्लियर है बच्चों? सो आवर आंसर इज इक्वल टू 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9 एंड 15। ओके, तो बच्चों स्मॉलेस्ट परफेक्ट डिविजिबल स्क्वायर नंबर ढूंढने के लिए पहले तो हमको ये तीनों का परफेक्ट डिविजिबल नंबर ढूंढना पड़ेगा। परफेक्ट डिविजिबल नंबर मतलब हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा एलसीएम। तो चलिए वर्टिकल मेथड से एलसीएम निकालते हैं। उसके लिए हम वर्टिकल लाइन मारेंगे। यहाँ पे तीनों नंबर आएंगे हमारे 6, 9 एंड 15। चलिए पहला फैक्टर आएगा हमारा 2, 2 3 ज़ा 6, 9 ऐसे ही आएगा, 15 ऐसे ही आएगा। दूसरा फैक्टर आएगा हमारा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। और इसके बाद और एक फैक्टर आएगा हमारा 3, ये 1 ऐसे आएगा, 3 1 ज़ा 3 और ये 5 ऐसे आएगा। आखिरी फैक्टर आएगा हमारा 5, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो बच्चों ये आए हमारे तीनों फैक्टर्स। तो हम ये तीनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये चारों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 90। ठीक है बच्चों, तो अभी 90 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 90 के बाद 90 के मल्टीपल में हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 900। ठीक है, तो 900 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। ठीक है बच्चों, सो आवर आंसर इज इक्वल टू 900। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 2401 स्टूडेंट इन अ स्कूल। द पीटी टीचर वांट देम टू स्टैंड इन rows and columns such that the number of rows equals to the number of columns. Find the number of rows. ओके, तो इस टाइप का सम भी हमने पहले सॉल्व किया है, हमें पता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं तो वो नंबर क्या आता है हमारा। सपोज़ हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ है 1 2 3 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4, मतलब सेम नंबर सेम कॉलम्स हो गए। चलिए हम इसको भर देते हैं पूरा।
मतलब अभी हमारे यहाँ पे क्या हो गए, हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ हो गए टोटल 4, नंबर ऑफ कॉलम हो गए 4, और ये टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, और टोटल स्टूडेंट हो गए 4 इंटू 4, तो हमारे 16 स्टूडेंट हो गए। मतलब जब भी कभी हम नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम करते हैं, मतलब क्या होता है, वो केस में नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू वो टोटल स्टूडेंट का जो वैल्यू रहता है उसका स्क्वायर रूट रहता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे हम 2401 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। वर्टिकल मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। यहाँ पे लिखते हैं 2401, यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं, ये 2। ठीक है, तो 24 को हम पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है जिससे हम डिवाइड कर पाएंगे, तो हमारा आता है 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, तो 5 5 ज़ा 25 तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हम लेते हैं 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 24 माइनस 16 तो हमारा यहाँ पे आएगा 8, ये 4 को हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 8। चलिए ऊपर का पेयर लेते हैं, ऊपर का पेयर आएगा हमारा 0 1। अभी ये 8 के आगे कौन सा नंबर आएगा, ताकि उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन 801 या उससे कम आएगा, तो वो नंबर है हमारा 9, तो ये होगा 89। यहाँ पे आया 9, 89 इंटू 9, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है 801। तो 801 में से 801 माइनस कर दिया तो रिमाइंडर आया हमारा 0। यहाँ पे आया 9, 89 प्लस 9 तो हमारा यहाँ पे आया 98। ये 98 49 के डबल है, मतलब हमारा आंसर बराबर है। तो हमारा नंबर ऑफ रोज़ या नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा हमारा 49। ठीक है बच्चों, सो और आंसर इज इक्वल टू 49। क्लियर है? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ 140 मीटर लॉन्ग। ओके, तो हमको यहाँ पे ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का लंबाई मीटर में दिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो हमको पहले यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा आएगा 45 इंटू 5/18। यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, 5 इंटू 5 आएगा हमारा 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड आया हमारा 25/2 मीटर पर सेकंड। अभी हमारा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बनता है, टोटल डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ ट्रेन है हमारा 360 मीटर प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है हमारा 140 मीटर, तो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे यहाँ पे 500 मीटर। ठीक है बच्चों, ओके। तो अभी हमको ये ट्रेन को प्लेटफॉर्म पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो ढूंढना है। तो हमारा रूल है हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारा 500 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड है हमारा 25/2 मीटर पर सेकंड। चलिए डिवीजन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 500 इंटू 2/25, 25 1 ज़ा 25, 25 20 ज़ा 500, तो हमारा टाइम आएगा 40 सेकंड। टाइम आएगा 40 सेकंड। सो और आंसर इज इक्वल टू 40 सेकंड्स। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 8, Pramod has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. If in all he has a total of rupees 77,
हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। ओके, तो हमको यहाँ पे बताया गया है कि प्रमोद के पास 5 रुपये के जितने कॉइन्स है उसके 3 गुना उसके पास 2 रुपये का कॉइन्स है, और उसके पास टोटल ये कॉइन मिला के टोटल रुपीज़ हो जाता है 77। तो हमें फाइंड आउट करना है हर एक डिनोमिनेशन का कितना कॉइन्स उसके पास है। तो चलिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट प्रमोद हैव 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ही विल हैव 2 रुपीज़ कॉइन 3x। ठीक है, तो चलिए 5 रुपीज़ के एक्स कॉइन है, मतलब 5 रुपीज़ की अमाउंट उसकी कितनी हो जाएगी, उसकी अमाउंट हो जाएगी 5x, प्लस 2 रुपीज़ के 3x कॉइन है, मतलब 2 रुपीज़ की अमाउंट कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3x। अभी हमको ये टोटल अमाउंट मालूम है, टोटल अमाउंट है 77 रुपीज़, देयरफॉर 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 77, देयरफॉर 11x इज इक्वल टू 77, देयरफॉर x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, 11 वन जा 11, 11 7 जा 77, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, तो अभी हमको मालूम है प्रमोद के पास 5 रुपीज़ कॉइन है, x इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू है हमारा 7। ओके, एंड 2 रुपीज़ के कॉइन है उसके पास 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, मतलब उसके पास 5 रुपीज़ के 7 कॉइन्स है और 2 रुपीज़ के 21 कॉइन्स है। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 7 एंड 21। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पार्क आर इन द रेशियो ऑफ 3:1 and its perimeter is 320 meter. A path 2 meter wide runs inside it. Find the cost of paving the path at ₹3 per square meter. ओके, तो ये रेशो का सम है। हमें मालूम है जब भी कोई चीज़ रेशो में दी होती है तो उसे हम एक्स में कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 3x meter, therefore width of park will become x meter। ठीक है, हमको क्या दिया है, हमको दिया है पार्क का पेरीमीटर है 320 मीटर। हमें मालूम है हमारा रूल है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस W। तो हमको पेरीमीटर दिया है 320 मीटर, यहाँ पे हमारा 2 इंटू एल है हमारा 3x प्लस W है x। देयरफॉर हमारा इक्वेशन बन जाएगा 8x इज इक्वल टू 320 मीटर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 320 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ये ज़ीरो आ गया, तो x का वैल्यू आया हमारा 40 मीटर। ठीक है बच्चों, तो x है हमारा विड्थ ऑफ पार्ट, तो 40 मीटर आया हमारा विड्थ। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 40 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हमको यहाँ पे पार्क का लेंथ एंड विड्थ मिला। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलिए इसका क्लैरिटी आने के लिए हम एक फिगर निकालते हैं यहाँ पे। तो चलिए ये हो गया हमारा आउटसाइड का जो है वो पार्क का आउटसाइड, उसका लंबाई हमें मालूम है, हमारा लंबाई है 120 मीटर और विड्थ है उसका 40 मीटर। अभी हमको दिया है ये 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का है और ये 2 मीटर का है। मतलब ये पाथवे छोड़ के पार्क का जो अंदर का डायमेंशन आएगा हमारा, उसका लंबाई आएगा हमारा 120 माइनस 4 मतलब 116 मीटर और विड्थ आएगा उसका 40 माइनस 4 मतलब 36 मीटर। ठीक है बच्चों,
तो चलिए अभी हम ये एरिया ऑफ पाथ निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू आउटर एरिया ऑफ पार्क माइनस इनर एरिया ऑफ पार्क। ठीक है, तो हमारा आउटर इनर एरिया क्या, यहाँ पे रूल क्या होगा, रूल होगा हमारा L इंटू डब्ल्यू माइनस L1 इंटू W1। L है हमारा 120 इंटू डब्ल्यू है 40 माइनस L1 है हमारा 116 इंटू 36। ठीक है, तो यहाँ पे 120 इंटू 40 करते हैं हम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा 4800 माइनस 116 इंटू 36 करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा 4176। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ पाथ आएगा 624 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ओके, तो हमको दिया है कॉस्ट ऑफ पेविंग इज़ 3 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो चलिए कॉस्ट ऑफ पेविंग ऑफ द होल पाथ हम निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेविंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ इंटू रेट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ है हमारा 624 इंटू रेट है हमारा 3 रुपीज़। तो 624 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ पेविंग आएगा रुपीज़ 1872। ठीक है बच्चों? ओके, सर आंसर इज इक्वल टू रुपीज़ 1872। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो बच्चों हमें मालूम है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो अपोजिट एंगल्स सेम रहते हैं। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे रेशो दिया है एंगल्स का, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम बी 2x एंड 3x। मतलब हमारा ये बन गया 2x, ये बन गया 3x। देयरफॉर opposite angles of parallelogram will be 2x and 3x। क्योंकि इसका अपोजिट ये आएगा तो ये आएगा 2x, इसका अपोजिट ये आएगा तो ये आएगा 3x। क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स सेम रहते हैं। हमारा और एक रूल है, हमारा रूल है सम ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 360। देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 अपॉन 10। ये 10 को ये 0 कैंसिल हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 36। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। देयरफॉर एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3x is equal to 3 into 36 is equal to 108 degree. Therefore, opposite angles of parallelogram they will become 72 degree and 108 degree. Clear है बच्चों? Okay. So our answer is equal to 72 degree, 108 degree, again 72 degree and 108 डिग्री। क्लियर है बच्चों?
ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज 225 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30xy माइनस 36z स्क्वायर। ओके, तो चलिए हम इसको रीअरेंज करते हैं। हम इसको लिख पाएंगे 225 स्क्वायर माइनस 30xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36z स्क्वायर। अभी हमको मालूम है हम अगर इतना इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो हमको तुरंत पता चल जाता है कि इसका हम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमको मालूम है यहाँ पे हमको 225 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे, जिसका मल्टीप्लिकेशन 225 आएगा और उसका एडिशन या सम माइनस 30 आएगा। तो वो दो फैक्टर हमारे आएंगे -15 इंटू -15, -15 इंटू -15 आएगा 225 और -15 आएगा हमारा 30। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 225 एक्स स्क्वेयर माइनस 15xy माइनस 15xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 36z स्क्वेयर। तो चलिए इसमें से हम 15x बाहर निकालते हैं तो हमारा आएगा 15x इन ब्रैकेट 15x माइनस वाई। यहाँ पे माइनस वाई हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस वाई, तो ब्रैकेट में बचेगा 15x माइनस वाई माइनस 36z स्क्वेयर। तो चलिए इसमें से हम ये 15xy और ये 15xy कॉमन निकालते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा 15x माइनस वाई इंटू 15x माइनस वाई माइनस 36z स्क्वेयर। अभी हमको मालूम है ये 15x माइनस वाई इंटू 15x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा 15x माइनस वाई द होल स्क्वेयर माइनस यहाँ पे 36z स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं इन ब्रैकेट 6z द होल स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अभी हमको मालूम है ये 15x माइनस वाई द होल स्क्वेयर माइनस 6z द होल स्क्वेयर। यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लागू होगा? यहाँ पे हमारा रूल यूज़ होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो चलिए ये रूल यहाँ पे हम एप्लीकेबल करते हैं तो हमारा आएगा इन वन ब्रैकेट 15x माइनस वाई माइनस 6z ब्रैकेट कंप्लीट इंटू अनदर ब्रैकेट 15x माइनस वाई प्लस 6z। सो our answer is equal to in bracket 15x minus y minus 6z bracket complete into 15x minus y plus 6z। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a raised to 6 इंटू माइनस इन ब्रैकेट माइनस ए बी स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट इंटू इन ब्रैकेट माइनस 2.1 ए स्क्वेयर बी क्यूब इफ़ a इज इक्वल टू 1.5 एंड b इज इक्वल टू 0.5। ओके, तो हमको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, इसमें हमको a का और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और वो इक्वेशन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे ब्रैकेट 5 इंटू 1.5 रेस्ट टू 6 इंटू माइनस इंटू माइनस तो अंदर हो जाएगा प्लस 10 इंटू 1.5 इंटू 0.5 स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट इंटू इन ब्रैकेट माइनस 2.1 इंटू 1.5 का स्क्वेयर इंटू 0.5 का क्यूब। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में हमारा आएगा 5 इंटू 1.5 रेस टू 6, तो उसका वैल्यू आएगा हमारा 11.39
इंटू 10 इंटू 1.5 तो हमारा आएगा 15 इंटू 0.5 का स्क्वायर तो वो आएगा 0.25 इंटू -2.1 इंटू 1.5 का स्क्वायर आएगा हमारा 2.25 इंटू 0.5 का क्यूब आएगा हमारा 0.125। ठीक है, तो चलिए ये ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 इंटू 11.39 तो ये आएगा हमारा 56.95 इंटू 15 इंटू 0.25 ये आएगा हमारा 3.75 इंटू -2.1 इंटू 2.25 इंटू 0.125 इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा -0.59। ठीक है, तो अभी ये 56.95 इंटू 3.75 इंटू -0.59 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -126। क्लियर है बच्चों? सो और आंसर इज इक्वल टू -126। क्लियर है? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच लेटर एंगल इन द गिवन फिगर वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, तो हमको यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा ए, तो हमको दिया है ये ए बी का जो लंबाई है, मतलब ये लंबाई इज इक्वल टू ए सी का लंबाई, ये दोनों इक्वल लंबाई के हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे और एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे ये एफ पॉइंट आएगा हमारा। ठीक है, तो पहले हम कंसिडर करते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी हम लिखेंगे एंगल वाई प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसको हम रीज़न लिखेंगे एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एंगल ए डी सी मालूम है, एंगल ए सी बी मालूम है, तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी क्या है हमारा 75 डिग्री माइनस एंगल ए डी सी है हमारा 52 डिग्री, तो हमारा एंगल वाई का वैल्यू आया 23 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अभी हम कंसिडर करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 75 डिग्री, और इसके लिए हम रीज़न लिखेंगे आइसोसेलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बाजू सेम लेंथ के हैं इसलिए ये 75 होगा तो ये भी 75 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम रीज़न लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चों, तो हमको मालूम है एंगल ए बी सी का वैल्यू अभी हमने निकाला 75 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री, तो हमारा आए वो 105 डिग्री। ठीक है बच्चों? ओके, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। इसके लिए हम रीज़न लिखेंगे एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एंगल ए सी बी और एंगल ए बी का वैल्यू पता है। देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए बी का वैल्यू है हमारा 105 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी है हमारा 75 डिग्री,
तो एंगल एक्स का वैल्यू आया हमारा 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों? ओके, अभी हमने यहाँ पे एंगल ए बी का वैल्यू निकाला है 105 डिग्री। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 105 डिग्री। ठीक है, तो अभी इन ट्रायंगल ए बी ई हम लिख सकते हैं एंगल जेड प्लस एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई एफ। इसके लिए हम रीज़न लिखेंगे एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें एंगल ए बी ई और एंगल ए ई एफ का वैल्यू पता है, तो चलिए उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल ए ई एफ का वैल्यू है हमारा 120 डिग्री माइनस एंगल ए बी ई का वैल्यू है हमारा 105 डिग्री। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आएगा एंगल जेड इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर है बच्चों? ओके, सो our answer is equal to angle y is equal to 23 degree, angle x is equal to 30 degree and angle z is equal to 15 degree। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, if the wages of 15 laborers for 6 days are rupees 7200, find the wages of 23 laborers for 5 days। तो ये सॉल्व करने के लिए हम पहला इक्वेशन बनाएंगे। हमारा इक्वेशन बनेगा वेजेस लेबर्स एंड वर्किंग डेज। ठीक है, तो पहले हमको दिया है 15 लेबर्स 6 डेज अगर काम करेंगे तो उनका सैलरी होता है 7200। तो हम कैलकुलेट करेंगे अगर 23 लेबर्स 6 डेज काम करेंगे तो उनका सैलरी कितना हो जाएगा। यहाँ पे वर्किंग डेज कॉमन है इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे वेजेस और लेबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 7200 इंटू 23 अपॉन 15। यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 15 वन ज़ा 15। 70 को डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 480। 480 इंटू 23 तो हमारा आएगा रुपीज़ 11,040। ठीक है बच्चों, तो हमको 23 लेबर का 6 डेज़ का सैलरी पता चला। अभी हमको फाइंड आउट करना है 23 लेबर्स का 5 डेज़ का सैलरी। तो हम दूसरा इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आएगा वेजेस, यहाँ पे आएगा लेबर, यहाँ पे आएगा वर्किंग डेज। अभी हमको मालूम है 23 लेबर 6 डेज़ काम करेगा तो उनका सैलरी होगा 11,040 रुपीज़। देयरफॉर 23 लेबर अगर 5 डेज़ काम करेगा तो उनका सैलरी कितना होगा। यहाँ पे लेबर कॉमन हो गया हमारा इसलिए हम लेबर को कंसिडर नहीं करेंगे। वेजेस और वर्किंग डेज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा 11040 इंटू 5 अपॉन 6। यहाँ पे 6 से डिवाइड करते हैं, 6 वन ज़ा 6, 6 वन ज़ा 6, 6 एट ज़ा 48, 6 फोर ज़ा 24 और ये ज़ीरो आया तो 1840 इंटू 5 तो हमारा वेजेस आया रुपीज़ 9200। ठीक है बच्चों, सो और आंसर इज इक्वल टू रुपीज़ 9200। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 8 ईयर्स। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट P इज इक्वल टू रुपीज़ 100। तो हमारा SI क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमको बताया वो प्रिंसिपल का अमाउंट डबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 200 हो जाएगा तो SI हो जाएगा हमारा 200 माइनस 100 माइनस मतलब रुपीज़ 100। हमारा रूल है
रूल है हमारा SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। हमारा SI का वैल्यू है 100 रुपीज़, इज इक्वल टू P है हमारा 100, N है हमारा 8 ईयर्स, R हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। ये 100 को 100 कैंसिल हो गया, देयरफॉर R इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 25 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 12.5%। ठीक है बच्चों, सो और आंसर इज इक्वल टू 12.5%। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्पेयर्स इज 1:8। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ओके, तो यहाँ पे हमको रेशियो दिया है, तो पहले हम कंसिडर करेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर इज इक्वल टू x³। Therefore, volume of second sphere will become 8x³। ठीक है बच्चों, अभी हमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। ठीक है, तो चलिए पहले स्पेयर 1 का हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्पेयर 1 का वॉल्यूम है हमारा x³ इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई है हमारा 22/7 इंटू r1³। देयरफॉर r1³ इज इक्वल टू x³ इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। देयरफॉर r1³ is equal to 7 3 is 21 x³ upon 22 into 4 88। Therefore r1 is equal to x under cube root 21 divided by 2 under cube root 11। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ओके, तो चलिए बच्चों हम अभी दूसरे स्पेयर का रेडियस निकालते हैं। तो दूसरे स्पेयर का हमारा वॉल्यूम है 8x³ इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r2³। देयरफॉर r2³ इज इक्वल टू 8x³ इंटू 3 इंटू 7 divided by 4 into 22। Therefore r2 is equal to हमारा आएगा 2x under cube root 21 divided by 2 under cube root 11। क्लियर है बच्चों? ओके, अभी सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r²। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले स्पेयर का हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले स्पेयर का हमारा इक्वेशन बनेगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारा, यहाँ पे हमने रेडियस निकाला है x अंडर क्यूब रूट 21/2 अंडर क्यूब रूट 11 द होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू x² अंडर क्यूब रूट 21 का स्क्वायर आएगा हमारा 441 डिवाइडेड बाय 4 अंडर क्यूब रूट 11 का स्क्वायर आएगा हमारा 121। ठीक है बच्चों,
ऐसे ही हम सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर निकालते हैं तो वो आएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू R2 स्क्वेयर। R2 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा आएगा इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू इन ब्रैकेट 2x अंडर क्यूब रूट 21 डिवाइडेड बाय 2 अंडर क्यूब रूट 11 द होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4x स्क्वायर अंडर क्यूब रूट 441 डिवाइडेड बाय 4 अंडर क्यूब रूट 121। क्लियर है बच्चों? तो चलिए ये दोनों सरफेस एरिया का हम रेशो निकालते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू एक्स स्क्वेयर अंडर क्यूब रूट 441 डिवाइडेड बाय 4 अंडर क्यूब रूट 121 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4x स्क्वेयर अंडर क्यूब रूट 441 डिवाइडेड बाय 4 अंडर क्यूब रूट 121। अब ये 4/3 को ये 4/3 कैंसिल हो गया, ये 22/7 को ये 22/7 कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वेयर को ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये अंडर क्यूब रूट 441 को ये अंडर क्यूब रूट 441 कैंसिल हो गया, ये 4 को ये 4 कैंसिल हो गया, अंडर क्यूब रूट 121 को ये अंडर क्यूब रूट 121 कैंसिल हो गया तो हमारा बचा 1/4। देयरफॉर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज इक्वल टू 1:4। ठीक है बच्चों? ओके, सो आवर आंसर इज इक्वल टू 1:4। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 17. Solve the equation x plus 1 upon x minus 1 is equal to 2x plus 3 upon 2x minus 5. ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम इसको लिखते हैं पहले x plus 1 upon x minus 1 is equal to 2x plus 3 upon 2x minus 5। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहला आएगा हमारा 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। यहाँ पे ये 2x स्क्वेयर को ये 2x स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3। देयरफॉर माइनस 4x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है बच्चों? सर आंसर इज इक्वल टू माइनस 1/2। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/6। ओके, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो हम लिखते हैं टू फाइंड फर्स्ट रैशनल नंबर
इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 6, 2 + 1/2 इज इक्वल टू 3/6 डिवाइडेड बाई 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू आएगा हमारा 1/4। ठीक है, पहला रैशनल नंबर मिल गया हमारा। अभी हमारा सेकंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा एलसीएम बनेगा 12, तो यहाँ पे आएगा 4 + 3/2 इज इक्वल टू 4 + 3 आया हमारा 7/12 इंटू 2 इज इक्वल टू 7/24। ठीक है बच्चों, अभी हम थर्ड रैशनल नंबर ढूंढते हैं। उसके लिए हम करेंगे 1/4 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे आएगा 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारा आएगा 5/12 इंटू 2 इज इक्वल टू 5/24। क्लियर है बच्चों? ओके, सो आवर आंसर इज इक्वल टू 1/4, देन 7/24 एंड 5/24। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, 3 cubes of side 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted to make a new cube. Find the volume of the new cube. ओके, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 क्यूब के 3 साइड्स दिए हमको, उनको मेल्ट करके एक क्यूब बनाना है। मतलब ये तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम आएगा उतना ही वॉल्यूम हमारा नए क्यूब का आएगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। पहला तो हमारा रूल है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। देयरफॉर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 आएगा S1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 आएगा S2 क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3 आएगा S3 क्यूब। तो चलिए S का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। 3 का क्यूब आएगा हमारा 27 प्लस 4 का क्यूब आएगा हमारा 64 प्लस 5 का क्यूब आएगा हमारा 125। ये तीनों का एडिशन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आएगा हमारा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सर आंसर इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने RIMC मैथ्स जून 2014 पार्ट ए के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, Mahesh took a test which had 20 questions. The total grade was computed by awarding 10 points for each correct answer and deducting 5 points for every wrong answer. He answered all 20 questions and obtained score of 125 points. How many wrong answers did he have? ओके, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट महेश हैड रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल टू x। देयरफॉर महेश हैव करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, क्या आएगा हमारा 20 क्वेश्चंस है, उसमें से x रॉन्ग है तो करेक्ट आएंगे हमारे 20 माइनस x बराबर है। अभी हमको क्या दिया है, करेक्ट आंसर को 10 मार्क्स है, रॉन्ग आंसर को 5 मार्क्स है और महेश ने टोटल स्कोर जो ऑब्टेन किया वो हमको दिया है। तो हम उसको इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे महेश ने 20 माइनस x क्वेश्चंस करेक्ट आंसर किए,
मतलब उसको करेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने मिलेंगे, हर करेक्ट आंसर को मार्क्स है 10, तो यहाँ पे 10 इंटू नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आएगा हमारा 10 इंटू नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 माइनस एक्स। इसके बाद उसके लेस मार्क्स कितने हुए होंगे, तो लेस मार्क मतलब यहाँ पे आएगा माइनस, हर रॉन्ग आंसर के लेस मार्क्स है 5 इंटू नंबर ऑफ क्वेश्चन है एक्स। ऐसे उसको टोटल मार्क्स मिले हैं हमारे 125। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आएगा हमारा 200 माइनस 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 125। Therefore 15x is equal to 75. Therefore x is equal to 75 divided by 15. 15 ones are 15, 15 5s are 75. Therefore x is equal to 5. x क्या है हमारा, x है हमारा महेश ने अटेम्प्ट किए हुए रॉन्ग आंसर्स है। हमको क्या पूछा गया है कि उसने कितने रॉन्ग आंसर दिए, तो वो वैल्यू आया हमारा 5। सो और आंसर इज इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चों? ओके, तो बच्चों इस तरह से हमारा RIMC मैथ्स जून 2014 पार्ट ए पेपर का सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। आशा करते हैं कि इसमें सॉल्व किए गए हर आंसर का और सॉल्यूशन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं crackrhymes@gmail.com पे। और बच्चों ऐसे ही RIMS से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और बच्चों आपके दोस्त लोग जो RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी उनके प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।